नमस्कार, मैं नीलकंठ कुमार भाषा शिक्षा विभाग NCERT से इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से एक ऐसा देश रहा है जो गुरुओं के प्रति श्रेष्ठतम सम्मान का बर्ताव करता रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था थी और उस गुरुकुल व्यवस्था में निश्चिंत होकर माता पिता अपने बच्चों को छोड़ आते थे गुरु के भरोसे। लेकिन आज वो भरोसा खत्म होता जा रहा है। आज कोई अभिभावक ही ऐसा हो जो गुरु के भरोसे अपने बच्चों को निश्चिंत होकर छोड़ना चाहे। हम एक ऐसे समाज में रहने वाले लोग हैं जो कहते रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। लेकिन दुर्भाग्य से न तो आज वैसे विद्यार्थी रहे हैं जिनके मन में गुरु के प्रति मान सम्मान का भाव हो, और न ही वैसे गुरु रह गए हैं जिनके मन में अपने विद्यार्थियों को गोविंद या कहें कि ज्ञान तक ले जाने की रुचि रही है। तो निश्चित रूप से आज पुनरावलोकन की आवश्यकता है। एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे समाज में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध, विश्वास टूटता जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारी दाईं तरफ RI अजमेर से डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान किए हैं। हमारे दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ कुमार हैं, जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RI भोपाल से हैं और ये टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध हैं। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में विद्यार्थियों के बीच ये रहते हैं, अनुसंधान करते हैं और समय समय पर इन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विजयन मौजूद हैं, जो NIE NCERT में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और इन्होंने टीचर एजुकेशन के लिए जो कार्य किए गए हैं NCERT की तरफ से, लगभग उन सारी संकल्पनाओं में इनकी भागीदारी रही है, चाहे वो लर्निंग आउटकम हो, लर्निंग इंडिकेटर हो या शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाली कोई भी नीति हो। तो हमारे तीनों पैनलिस्ट का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच जो ये विश्वास खत्म सा होता जा रहा है, आप लोग उस पर विचार करें। तो सबसे पहले डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस संदर्भ में क्या विचार हैं। धन्यवाद नीलकंठ जी, आपने बहुत ही मार्मिक विषय को आज सबके बीच में रखा है। और छात्र और शिक्षक के बीच जो संबंध है वो वास्तव में आज के समय में उन पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। आए दिनों हम अखबारों में इस तरह की घटनाएं पढ़ते हैं जहां छात्र शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह की घटना आए दिनों अखबारों में आ रही हैं। तो इस बिंदु पर, इस विषय पर विचार करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि आज के समय में बहुत सारे बदलाव आए हैं और केवल शिक्षक और छात्र संबंध ही नहीं, बल्कि जितने भी संबंध हैं, चाहे वो माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध रहे हों, चाहे वो समाज और व्यक्ति के बीच के संबंध रहे हों, तो उन सभी संबंधों में बदलाव आया है। अब हम लगातार जब हम बात कर रहे हैं, हम वैश्वीकरण के समय में आ रहे हैं, हर चीज़ का जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे समय में शिक्षा का भी इस तरह देखते हैं, हम शिक्षा में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और उन बदलावों के कारण हम देखते हैं कि शिक्षा में भी जो शिक्षक और छात्र का संबंध है वो संबंध बदल रहे हैं। बस एक छोटी सा एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मैं ये नहीं मानता कि आज बिल्कुल ही छात्र और शिक्षक के संबंध बिल्कुल खत्म हो गए हैं या उस तरह के संबंध बिल्कुल रहे नहीं जहां छात्र शिक्षक का सम्मान करें। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं जहां शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बच्चों को समय दे रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, तो एक छात्र जीवन भर उनका सम्मान करता है और हमेशा उनके संपर्क में रहता है। ऐसे भी उदाहरण हमारे बीच में। जी। इसी बात को आगे बढ़ाऊं, डॉक्टर विजयन, आप तो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और सरकार द्वारा बनाई जाने वाली लगभग सभी नीतियों में शामिल रहे हैं। तो मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूँ कि
कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं इस क्षेत्र में? Okay, thank you, Niranjan ji. And regarding this subject, I would like to start with some important theory. All of us knows, whether it is in our ancient period or the medieval period or the recent one, we may not have any doubt about the roles and responsibility of a teacher. It will be always same, but it sometimes as the time changes, the roles may have to redefine with the basic roles and responsibilities. But the thing right now is, as we know the learning process, and we are all concentrating our modern world to acquire more and more knowledge by forgetting about the all different aspects of the development of an individual. In the earlier period, the education means it is nothing but the all-round development of an individual. In ancient period Gurukula system में we know that time there were no compartmentalization of the subjects. There were no teacher for maths or science or English like that, but still the students were in a capable way to reach whatever they want or wherever they can reach. But right now, because of the compartmentalization, everybody is thinking about getting 100% mark in mathematics or English or whatever may be the subject. The issue here is we all are focusing on the cognitive development of the child. The teacher, absolutely, he or she may be brilliant in their contents. They may be very good in transacting the content knowledge to the students. But the thing what we are not focusing is the upper aspect of the development of the child. That is the clear difference between the ancient education and the existing education. That means, just I would like to add one more thing, the emotional development of the child, the affective aspect and their skill development is completely behind by comparing the old method. Therefore, the emotion development is an important aspect of the relationship, and most of the time the teachers are teaching without creating a rapport with the डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ और रोक कर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब नैतिक मूल्यों का, जिसे हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं, हमारी सोसाइटी में भी गिरावट आ रही है, हमारे समाज में भी जब उनका पतन हो रहा है, तो ये बच्चे भी और अभिभावक भी तो उसी समाज से निकल कर आते हैं. तो क्या इसका भी कोई संबंध इनसे है? Of course, these are the important. For example, you take about the impact of the social medias. Yes. How earlier period में this social media's impact is very, very less. Now, because of the social media, suppose for example something happened in a particular school, what is happening? These issues are their own words. They are coming in the TV, these press medias and all, and most of the students are reading. They are also taking something from that news. Therefore, these all are very important factors that directly or indirectly contributes this relation also. विजयन जी ने बिल्कुल सही कहा, और आपकी ही बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा, वास्तव में आज के बच्चों पर मीडिया और विशेषकर टीवी और जो विभिन्न धारावाहिक और कार्टून्स हैं, इनका बहुत बड़ा प्रभाव उनके ऊपर है. मैं अपने बच्चे का ही एक उदाहरण लेता हूं. मैं उसको देखता हूं, वो एक कार्टून देखता है जिसमें लगातार एक बच्चा है और एक टीचर है. तो बच्चा और टीचर के बीच में लगातार कंपटीशन चलता है कि वो बच्चे को कैसे हराए और बच्चा टीचर को कैसे हराए. बच्चा लगातार इसी प्रयास में रहता है कि कैसी नई वो एक कोई तकनीक ढूंढे, नया कोई ऐसा तरीका ढूंढे जिससे वो शिक्षक को हरा सके. तो इस तरह की जब प्रतिस्पर्धा का भाव टेलीविजन या मीडिया के द्वारा अगर प्रसारित किया जाएगा तो ये निश्चित ही बच्चों के भावात्मक विकास पर बहुत गलत प्रभाव डालता है. बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने. और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को मीडिया से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता. तो अब
हमें सोचने की ज़रूरत ये है कि जब बच्चों को मीडिया से अलग नहीं किया जा सकता है तो एक समाज के रूप में हम एकत्रित हों, इकट्ठा हों और मीडिया हमारे बच्चों को क्या दे, क्या सिखाए, इस पर भी विचार विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। इनका अनुभव इस क्षेत्र में अपार है। ये अपनी दृष्टिकोण से, अपने विचार से कुछ आप अनुभव साझा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। मैंने जो अभी सुना डॉक्टर विजयन से और डॉक्टर सौरभ से, और इन दोनों का जो पक्ष है उसको लेते हुए जी, मैं ये समझता हूँ कि एक जो डॉक्टर विजयन ने बहुत सुंदर बात यहाँ पे रखी, जो भावनात्मक पक्ष था। हम शुरू से ही देखते हैं कि हमारा जो कई तरह का विकास होता है बच्चों में, फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है। ज़्यादातर चीज़ों में हम शुरू से कंसर्न रहते हैं कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और शायद थोड़ा कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेकिन जो ये इमोशनल और जो मोरल डेवलपमेंट है, हमारे पास ऐसा एज सच स्ट्रॉन्ग करिकुलम नहीं होता है बचपन से, और इसका हम करिकुलम शायद बना ही नहीं सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग कि इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट हो। ये जो होता है एक हिडन करिकुलम के अंतर्गत आता है, ये छुपा हुआ रहता है। जो शिक्षक होता है वो एक माहौल बनाता है जिससे कि वो दिन ब दिन ट्रांसफर करता है। बचपन से जिस शिक्षक के संसर्ग में आता है, जिसके साथ वो सीखता है, उस शिक्षक के अपनी आदतों से, व्यवहार से और हर दिन की दिनचर्या से उसके ट्रांसफर होता है बच्चे को, और उसे अपनाता जाता है, और उसी से एक बॉन्डिंग बनती है और बच्चा सीखता भी है। तो इमोशनल और मोरल दोनों करिकुलम जो होते हैं वहाँ से निकल के आते हैं। अब दूसरी बात आती है, जैसे टीवी है और मीडिया है, और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं। हम टीवी और मीडिया को, जैसा आपने कहा नीलकंठ सर, कि टीवी और मीडिया को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, ये चीज़ें भी हैं। और एक चीज़ तो और है कि हमेशा हम टीवी और मीडिया को लाके इस बात को मतलब ठहरा देते हैं। कन्फ्यूजन समाज में हम शिक्षक तो नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स भी और कई समाज के कई व्यक्ति भी एक कन्फ्यूजन में रहते हैं, टीवी मीडिया चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। और इसीलिए हमको हम शिक्षकों को अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमें एक कहना पड़ेगा कि नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन जरूरी है कि बच्चे को आप क्या दिखाएं या क्या नहीं दिखाएं। इस पे बहुत क्लियर करो, जिस सर ने बहुत अच्छी बात कही कार्टून की। मैं आपकी बात से थोड़ा वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं जी, और आपने एक महत्वपूर्ण विषय को उठाया है कि हमें अपने बच्चों को किस हद तक एक्सपोज करना चाहिए, किस हद तक उनको मीडिया के साथ छोड़ना चाहिए, इंटरनेट के साथ छोड़ना चाहिए, मोबाइल के साथ छोड़ना चाहिए। ये चिंता आजकल विद्यालयों में, अभिभावकों में, समाज में हर जगह व्याप्त है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा इस संदर्भ में कि मीडिया का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया के इस प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? This is a very relevant question. The thing is that media, I am not completely against media. Media is, whatever may be the media, whether it is TV media or press media, they are doing wonderful job. Yeah. But the thing is that most of the times, if something negatively happened, these medias are giving more important. But about suppose a student did a wonderful work, whether our medias are in a position to give that much importance to that work. That is a basic issue. In the same time, you can give, if a particular student did something wrong, and you are giving, all the medias are giving lot of importance to that, and even some medias, I know, some medias are giving some pictures when it starts. For example, if something happened in the school, they will give from step by step. But at the same time, a student did a wonderful thing. For example, many students are getting bravery award from presidents. How many bravery awards our medias are giving importance? Whether it is reaching to our
students. एक और जानकारी आपसे चाहूंगा और सौरभ जी डॉक्टर साहब जी जी मैं थोड़ा सा बात यहाँ जी, पे जी। आपको माफ़ी चाहता हूँ। एक बात और जो है, हम इसमें लेट अस बी प्रैक्टिकल एंड स्पेसिफिक। अगर जैसे इनके किसी पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो चैनल देख रहे हैं, ये जहाँ पे गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सही दिशा में नहीं जा रहा जी। है और आगे चल के बच्चे को अगर भटकाने वाला है वो, जी तो हाँ। उस चैनल को अगर चाहे कि हम, वो माता पिता चाहें कि नहीं इसे बंद करना चाहिए, या गुरु भी समझ रहा है कि ये चैनल जो है ये समाज में रिश्तों को बिखरा रहा है, तो क्या वो कर सकता है? हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जी जी ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल है। कई माता पिता चाहते हैं कि हम ये पर्टिकुलर चैनल या ये नहीं आए, एक तो आया कैसे, लेकिन आने के बाद फिर वो चीज़ें। डॉक्टर साहब यहाँ रोक कर एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप मीडिया से अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते। अलग करने की कोशिश भी करेंगे तो दोस्तों के साथ, बाहर सिनेमा हॉल में जाके, या अन्य तमाम तरह के रिसोर्सेस हैं जहां उनका एक्सपोजर होता है, और आप उन संसाधनों से उनको बचा नहीं सकते। दूसरी बात ये कि मीडिया कहीं ना कहीं से एक गुरु की भूमिका को भी रिप्लेस कर रहा है। मीडिया के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बच्चों को तरह तरह की जानकारी प्राप्त होती है, और आजकल तो गूगल के माध्यम से बच्चे तुरंत अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इतनी सूचनाएं उनको वहाँ से प्राप्त हो रही। तो परंपरागत हमारे गुरु का जो कार्य था, उस कार्य को कहीं ना कहीं से सप्लीमेंट भी कर रहा है, जोड़ भी रहा है मीडिया। तो इसकी इस भूमिका से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम उनकी इस भूमिका से इनकार नहीं कर रहे हैं, तो टीचर की जो परंपरागत भूमिका थी, जिसमें वो कहानी पढ़ाता था, सुनाता था, कविता पढ़ाता था, जब वो कहता था कि जंगल में एक शेर जा रहा है तो उसकी कल्पना शक्ति जागृत होती थी, बच्चा इमेजिन करता था। तो मैं पेडागोजी के हिसाब से आपसे जानना चाहूँगा, जो शिक्षा शास्त्र कहता है कि मीडिया से हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, जिसमें बच्चों की कल्पना शक्ति लिमिट हो रही, सीमित हो रही है, जबकि कहानी या साहित्य के माध्यम से ये बढ़ती थी, जिसमें गुरु एक भूमिका निभाता था। तो इस पर, इस नए शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जायज़ है, और मैं भी उसके बारे में, जो आप जिस तरह की सोच रखते हैं वह सोच मैं भी रखता हूं कि हम बिल्कुल ही छात्रों को ये मीडिया से दूर नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी हद तक हमको एक लिमिट सेट करनी होगी। जैसा आपने कहा कि मीडिया बच्चों को सृजनात्मकता के लिए अगर विकास करती है, वो तो ठीक है कि हम उसको कुछ अच्छा, जहाँ पर वो कुछ सीखने के लिए यूज़ कर रहा है वहाँ तो वो ठीक है, लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव डाल रही है जहाँ पर, वहाँ पर निश्चित ही शिक्षकों को, अभिभावकों को उस पर नज़र रखनी होगी। और मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हम लोग नवोदय विद्यालय में जाते हैं, तो जो हमें गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे प्राचीन काल में रही, अगर मैं कहूं कि उसका कुछ परसेंटेज आज भी अगर हमें देखना है तो हम नवोदय विद्यालय में देख सकते हैं। और वहां मैंने देखा है कि वो बच्चों को सैटरडे संडे वो वहां उनको मूवी दिखाते हैं, उनके यहाँ लैब्स हैं, उसमें बच्चे दिन में यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मोबाइल रखना अलाउड नहीं है। तो वो बात भी कराते हैं फ़ोन से, बाकी सब भी है, लेकिन वहाँ फ़ोन रखना अलाउड नहीं है। तो अगर उस तरह की भूमिका को हम और बढ़ाएं, उस तरह के विद्यालयों का हम विकास करें, उस तरह के हम उसी तरह के मॉडल को हम और लोगों के बीच में ले जाएं, तो उस पर किसी न किसी हद तक उसका समाधान बहुत सही बात आपने कही। और डॉक्टर साहब, आप भी शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्यरत हैं और शिक्षा में आपने कई तरह के अनुसंधान किए हैं, तो आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो ये संबंध है, उसके बिगड़ने में, या आज जिस स्थिति में यह संबंध पहुंच चुका है, उस स्थिति तक पहुंचाने में क्या प्राइवेटाइजेशन या बाजार की भी कोई भूमिका है क्या? Of course, there are a lot of factors. Media, I don't think it is a very big factor for the teacher-pupil relationship. Yeah. It has its own impact on the development of moral values of the students, of course. I feel that privatization, not only private, you take for example our teacher education system in India, it has some issues. We are having around 95% of private teacher training institutions, together in secondary teacher education as well as elementary teacher education. And the situation is that most of these institutions
I'm not generalizing this. Most of these institutions are running the courses as only for the purpose of collecting money. जी That is my personal experience. I gained from different situations since I visited many places. From that, I found that many of the institutions are doing like that. Now, we need to think about one more thing. Our students, those who are going to become a teacher, that also very important. Now, after completing our +2 higher secondary, most of the students now are going for other professional degrees, for example, nursing, engineering, medicine, and the rest, very few are going for the teaching job. And just I want to compare the teaching profession in India with other countries, some of the developed countries. You see, for example, in Finland, the best 1/3 of the students are going for teacher education job. Best 1/3. But in the case of India, it is the last 1/3 are going for the teacher education. That also a very important factor. Whether there is a very important fact that whether teachers are born or can we make a teacher. जी Teaching job requires some type of attitude and it requires more aptitude also. Whether these our teacher preparation are based on attitude and aptitude is very important thing. बिल्कुल सही बात कही आप डॉक्टर साहब ने, और आपने प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन को साथ लेते हुए अपनी बात कही। आप सब हमारे बीच आए, अपने विचारों को साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त किए। मैं कहना चाहूँगा इस पूरे बातचीत के संदर्भ में, एक समाज के रूप में, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, या एक शिक्षक के रूप में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे बीच जो शिक्षक आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं। इस बाजारीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहां एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा निरंतर महंगी होती जा रही है, और वैसे में हमारे टैलेंट्स, हमारे मेधावी समाज के लोग सिर्फ पैसा कमाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में ये पेशा, जो गुरु का पेशा और विश्वास का पेशा कहा जाता था, धीरे धीरे धन अर्जन का माध्यम बनता चला जा रहा है। तो हमें एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के विश्वास के संबंध को बहाल करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मिले, लेकिन हम में से शायद ही कोई अभिभावक ऐसा चाहता हो कि उसका बच्चा शिक्षक बने। अगर बेहतर शिक्षक नहीं मिलेगा तो फिर शिक्षा बेहतर कैसे होगी। आइए हम सब मिलकर इस पर विचार करें। आप सब हमारे बीच आए और महत्वपूर्ण विचार साझा किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कामना के साथ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही काम करते रहें। Okay, धन्यवाद। thank you.